नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। और आज का जो क्लास है वो जनरल साइंस से लेकर मैं आई हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो साइंस सेगमेंट से हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? ठीक है, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनता है और ये मानव हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। साथ ही हमारी शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में भी इसकी भूमिका होती है, जैसे कि कोशिका संरचना, ऊर्जा परिवहन, विटामिन क्रिया जो होती है हमारे शरीर में, तो इन चीज़ों में भी कैल्शियम फास्फोरेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? ठीक है, मूर्खों का सोना, बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना किसे कहते हैं? ठीक है, इंग्लिश में इसको फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो आयरन पाइराइड्स, ठीक है, FeS2। ठीक है, अगर ये भी आपको सीधा ऑप्शन में दे देता है तो कोई बात नहीं है, इसको पिक करेंगे, आयरन पाइराइड्स। ठीक है, आयरन पाइराइड्स जो है वो लोहा और गंधक से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन पाइराइड्स को। नेक्स्ट है हमारा सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? ठीक है, सफ़ेद सोना प्लैटिनम को कहा जाता है। क्लियर, प्लैटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। और अगर ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो भारत में सफ़ेद सोना कपास को भी कहा जाता है। ठीक है, अगर ज्योग्राफी में ये सवाल पूछ ले सफ़ेद सोना तो वहाँ कपास पिक करेंगे। ठीक है, वो ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर साइंस सेगमेंट से ये क्वेश्चन पूछेगा तो प्लैटिनम, और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समसामयिक की कुछ भी इससे पूछता है तो हम लोग कपास पिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किस धातु की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? ठीक है, तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है वो बेरियम, ठीक है, BA से इसको डिनोट करते हैं, बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। और एक लाल रंग भी होता है। ठीक है, फटाके फूटते हैं जब तो हम लोग देखते हैं हम लोग स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, जो लाल चटक रंग होता है आतिशबाजी के दौरान वो स्ट्रॉन्शियम के कारण होता है और इसको SR से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हरा रंग बेरियम के कारण और लाल रंग स्ट्रॉन्शियम के कारण। क्लियर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें जानकारी भी रखनी चाहिए कि मोबाइल फ़ोन की जो बैटरियां होती हैं वो मुख्यतः किस धातु की बनी होती हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग होता है? तो लिथियम का। ठीक है, लिथियम का प्रयोग होता है हमारे फ़ोन की बैटरियों में। क्लियर, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि प्याज लहसुन में गंध किस धातु की उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, प्याज लहसुन से जो स्मेल आती है वो क्यों आती है? ठीक है, तो ऑप्शन आपको दे देगा पोटेशियम, सल्फर युक्त यौगिक, सोडियम, आयोडीन। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सल्फर युक्त यौगिक। ठीक है, ये प्याज लहसुन में गंध का कारण सल्फर युक्त यौगिक है जो कि एलिसीन और डाई एलिल सल्फाइड। ठीक है, ये सल्फर युक्त यौगिक हैं, एलिसीन और डाई एलिल सल्फाइड। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको एलिल मिथाइल सल्फाइड भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है, वो भी हम लोग पिक कर सकते हैं। ठीक है, सल्फर युक्त यौगिक के कारण ध्यान रखेंगे कि प्याज लहसुन में गंध होता है। ठीक है, और पोटेशियम जो है हमारा वो फलों में, सब्जी, डेयरी उत्पाद इसमें होता है, सोडियम हमारा नमक में होता है और आयोडीन जो है वो समुद्री भोजन में होता है। ठीक है, तो ये हमारे केमिस्ट्री सेगमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं।
शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? ठीक है, तो शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, उसको कहते हैं स्टेपीज़। ठीक है, कभी कभी नाम भी आपसे पूछेगा छोटी हड्डी का, तो उसको स्टेपीज़ कहेंगे। ठीक है, अच्छा, यहीं पे अगर क्वेश्चन हो कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, तो सबसे बड़ी हड्डी हमारी जो थाई होता है, जांघ होती है, उसमें होता है और उसका नाम होता है फीमर। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर में जांघ में होती है, उसको फीमर कहते हैं, और सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, उसको स्टेपिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मांसपेशियों और अस्थियों का जोड़ क्या कहलाता है? ठीक है, तो टेंडन बोलते हैं उसको, टेंडन, और हिंदी में कंडरा। ठीक है, टेंडन जो है वो मांसपेशी और जो अस्थियां हैं उसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, टेंडन। ठीक है, लीगामेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, टेंडन और लीगामेंट दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उलट के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेंडन किसे जोड़ता है? ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपको मांसपेशी और अस्थियों को, और अस्थि से अस्थि को, मतलब इस तरह से भी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मांसपेशी और अस्थियों को कौन जोड़ता है? टेंडन। ठीक है, और लीगामेंट किसे जोड़ता है? तो अस्थि से अस्थि को। ठीक है, बोन टू बोन, अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम कौन करता है? लीगामेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फॉलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? फॉलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B9 और B11 दोनों एक ही हैं। B9 और B11 दोनों एक ही चीज़ें हैं, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है फॉलिक एसिड। ऑप्शन में अगर B9 भी आएगा तो कोई बात नहीं है, B11 भी आएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, फॉलिक एसिड विटामिन B9 और B11 का रासायनिक नाम है। ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया और पेचिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और हमारे खाद्य पदार्थ में विटामिन B9 और B11 का अगर स्रोत पूछता है, ठीक है, या ऐसे भी जानकारी के लिए हम लोग देख लेते हैं कि B9 और B11 जो दाल है, यकृत है, सब्जी, अंडा, और एक सब्जी आती है सेम। ठीक है, इसमें ये विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, मधुमेह कब होता है? ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुमेह, डायबिटीज़। ठीक है, कब होता है? ठीक है, तो मधुमेह कब होता है? जब जो हमारा ब्लड है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ होता है। ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो इंसुलिन हमारा कम हो जाता है, और उसकी कमी से ही मधुमेह रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पित्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, शरीर में जो हमारे पित्त बनता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान 7.7 होता है। ठीक है, पित्त जो है हमारा वो क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, और इसमें 85% जो है जल होगा, और 12% बाइल पिगमेंट जो पित्त का वर्णक होता है वो होता है। ठीक है, 85% हमारा जल होगा और 12% बाइल पिगमेंट होता है। ठीक है, तो पित्त का पीएच मान 7.7। नेक्स्ट हम देखते हैं, रेबीज बीमारी किस वायरस के कारण होता है? ठीक है, रेबीज एक बीमारी है, पूछ रहा है कि ये किस वायरस के कारण होता है। ठीक है, रेबीज जनरली हम लोग जानते हैं कि कुत्तों के काटने से होती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे सिर्फ कुत्तों से ही नहीं, ये चमगादड़, लोमड़ी, बिल्ली, मांसाहारी पशु के भी मतलब उसके द्वारा छीलने से भी और काट लेने से भी, या उसके लार जो है हमारे नर्वस सिस्टम में अगर चले जाते हैं तो उससे भी रेबीज नाम की जो है बीमारी वो हो जाती है। ठीक है, तो ये किस वायरस के कारण होता है? रेब्डो वायरस। ठीक है, रेब्डो वायरस, इसको रेबीज वायरस भी कह सकते हैं, और ये एक आरएनए वायरस है। ठीक है, ये बुलेट के आकार का होता है। ठीक है, और ये वायरस जो है वो संक्रमित जानवरों की लार में पाया जाता है। ठीक है, इससे मानव शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, वो प्रभावित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर जानबूझकर लेकर इसलिए भी आई हूँ क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें एक स्टेट लेवल के कबड्डी प्लेयर हैं, ब्रजेश सोलंकी थे, यूपी के थे, स्टेट लेवल के,
उनकी जो मृत्यु हुई है वो रेबीज बीमारी के कारण ही हुई है, ठीक है। उन्हें किसी पिल्ले ने काट लिया था, छील दिया था, या मतलब इस तरह से खरोच आ गई थी, तो टीका उन्होंने नहीं लिया जो कि रेबीज़ का टीका होता है, तो इस वजह से उन्हें ये बीमारी हो गई और उसके कारण उनकी मौत हो गई है, ठीक है। और रेबीज का एक यहाँ पे क्वेश्चन भी हम लोग देख सकते हैं कि रेबीज का जो टीका है उसकी खोज किसने की है? लुई पाश्चर ने, ठीक है, लुई पाश्चर ने। क्लियर? रेबीज बीमारी से रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। मकड़ियों का, ठीक है, वो जो मकड़ी होते हैं घर में, बहुत, मुझे तो पर्सनली बहुत डर लगता है मकड़ी से, तो इसके जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको हम लोग एरेनियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, एरेनियोलॉजी। ये अरैक्नोलॉजी का एक उसको कह सकते हैं उपविषय है, ठीक है, अरैक्नोलॉजी। लिख देती हूँ मैं, अरैक्नोलॉजी, ठीक है। ये मकड़ी वंशी जीवों का अध्ययन है, तो उसी का उपविषय है एरेनियोलॉजी, ठीक है। इसके अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन होता है, ठीक है। और अरैक्नोलॉजी, ठीक है, जो मकड़ी वंशी जीवों का अध्ययन है, जैसे कि इसमें मकड़ी हो गया, बिच्छू, भून, पतंग, इन जीवों का इसमें अध्ययन होता है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, अब हम लोग फिजिक्स सेक्शन से भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं या आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ध्यान देंगे, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा उपकरण बदलता है, ठीक है। तो डायनेमो, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायनेमो बदलता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जनरेटर, ठीक है। जनरेटर हम लोग ऑन करते हैं तो लाइट आता है, ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर ये पूछ दे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन बदलता है, तो वो विद्युत मोटर, विद्युत मोटर जो है हमारा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है, विद्युत मोटर। और इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, घरों में यूज़ होते हैं, ग्राइंडर ब्लेंडर, ये सब, इवन कि फ़ैन, ठीक है, फ़ैन, ये सब जो है इसका एग्जांपल है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्लियर? ध्यान रखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तब लिफ्ट में स्थित किसी पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है, ठीक है। जब हम लोग लिफ्ट यूज़ करते हैं कई बार, तो आपने फील किया होगा कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, तो हमारा जो भार है, ठीक है, वो बढ़ा हुआ हमें फील होता है, ठीक है, जैसे लगता है कि हमारा वज़न बढ़ गया है, ठीक है। ये क्यों होता है? ये गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटेशन जो है, उसके कारण होता है, क्योंकि हम लोग ऊपर जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे खींचता है, तो ये जो चीज़ होती है ना, इसके कारण हमें अपना वज़न या किसी पिंड का वज़न बढ़ा हुआ फील होता है, ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। यहीं अगर हम लोग देखें कि जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है, ठीक है, तो उस समय पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो उस समय घटा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, नीचे आने पर घटा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी वर्क करता है, तो हमें लगता है कि हमारा वज़न या किसी पिंड का वज़न कम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दर्पणों पर किसकी कलई की जाती है, ठीक है, किसकी परत चढ़ाई जाती है, ये भी हो सकता है।
तो दर्पणों पर सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसको AgNO3 से हम लोग डिनोट करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट की परत दर्पणों पर चढ़ाई जाती है या सिल्वर नाइट्रेट से दर्पणों की कलई की जाती है। और इसका कारण क्या है कि चांदी जो है वो लाइट का, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, ठीक है। तो इस वजह से दर्पणों पर सिल्वर नाइट्रेट की कलई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अनंत पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अनंत पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। जैसे कि हमारी रेटिना पर भी जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसको मैंने करवा दिया है फिजिक्स की क्लास में कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, वो भी उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक, ठीक है। अनंत पर किसी रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर ही बनता है और बहुत छोटा सा बनता है, कभी कभी तो बिंदु के आकार का बनता है, ठीक है। और कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्युत हीटर में किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है, ठीक है। मिश्र धातु, विद्युत हीटर में मिश्र धातु का प्रयोग होता है, ठीक है। और वो कौन सा है, वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। नाइक्रोम में 80% हमारा निकेल होता है और 20% क्रोमियम होता है। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे रेशियो पूछता है, ठीक है, तो 80-20 का, 80% निकेल, 20% क्रोमियम, ठीक है। नाइक्रोम मिश्र धातु से बनता है विद्युत हीटर। क्यों बनता है, क्योंकि नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध सर्वाधिक होता है और गलनांक उच्च होता है, ठीक है, जिससे ये शीघ्रता से ऑक्सीकृत नहीं होता। ये तो हम लोगों ने फिजिक्स के लैंग्वेज में समझा, ठीक है। साधारण शब्दों में मैं आपको समझा दूं कि इसका जो गलनांक है, मतलब नाइक्रोम जो है उसको गलाने के लिए बहुत अधिक, मतलब हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो सेफ्टी का काम करता है, हीटर जल्दी जलेगा नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो उच्च गलनांक होता है, ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध क्षमता होती है। तो इसके लिए इसका प्रयोग विद्युत हीटर के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या है, ठीक है। शक्ति, पावर का मात्रक क्या है, वाट। इसको W से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ले लिया है। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। ऑप्शन आपको बहुत कुछ देगा लेकिन ध्यान रखना है, वाट, शक्ति वाट, पावर का मात्रक वाट है। क्लियर। लास्ट हमारा क्वेश्चन फिजिक्स का भी और आज की क्लास का भी है। रेडियो सक्रियता की माप किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी की माप GM काउंटर, ठीक है, GM काउंटर से किया जाता है। और GM काउंटर जो है, इस उपकरण का जो इन्वेंशन हुआ वो 1928 में हुआ। 2 वैज्ञानिक इस काम में थे, एक हंस गीगर थे, गीगर, और सेकंड वाल्टर मूलर थे, ठीक है। GM, ठीक है, इसीलिए इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर ही इस उपकरण का नाम रखा गया है, गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर, क्योंकि 2 वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, एक का हंस गीगर, एक का वाल्टर मूलर, ठीक है। तो रेडियो सक्रियता की माप किस उपकरण द्वारा की जाती है, GM काउंटर, या अगर गीगर मूलर काउंटर पूरा नाम भी देगा तो उसको भी हम लोग देख सकेंगे, ठीक है। तो ये आज के क्लास का साइंस सेगमेंट का था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।